सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 3 भाइयों से मिलाया। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। 3 भाइयों से मिलाया, केडी कुलविंदर सिंह जी, अमन बगरौल जी, सुरेंद्र सिंह पंगूड़ा जी। थैंक यू सर, आपकी बदौलत ही मेरी आज इस अपॉर्चुनिटी में आज जूम सेशन पर आई हूँ। उसके बाद थैंक यू करती हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन गुरचैन सर, मंगत सर और मेघरा शर्मा जी, साढ़े मंडल लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी। सबसे ज्यादा थैंक यू करती हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन हमारे गुरु माता कर्ण पंगूड़ा जी, जो हमारी पावर है, हमारी हिम्मत है, वो हमें हमेशा ही हमारा साथ देते हैं और हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। थैंक यू मैम। इसके बाद थैंक यू करती हूँ अपनी फैमिली का, जो मेरी पूंजी है, मेरी दुनिया है, मेरी सब कुछ है। मेरी बेटियां, मेरी 4 बेटियां और यही मेरी फैमिली है, 4 बेटियां और रेनाटस फैमिली, यही मेरी फैमिली है। सो दोस्तों, मैं एक सिंगल लेडी हूँ, हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो चुके हैं और मैं 4 बेटियां हैं, मैं 10वीं पास हूँ, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मेरे डैडी कॉमरेड थे, कॉमरेड होने के कारण उन्होंने हम 4 भाई बहन थे, उन्होंने हमें ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, हमें 10-10 पढ़ाकर हमें घर के काम काजों में लगा दिया। घर के काम काज सीखने के बाद हमारी टाइम के साथ शादी कर दी। जब हमारी शादी हो गई तो हमारे जो भी अरमान थे पढ़ाई लिखाई करने के, सब दब गए। अगर वहाँ जहाँ हमारी शादी की, जहाँ ससुराल में भी इतनी बंदिशें थी, 4-5 मंथ बाद घर का मेन गेट बाहर निकलने देते थे। ऐसे लगता था जब घर से बाहर निकलती थी जैसे कोई पक्षी एक पिंजरे से निकलकर उड़कर जाता है। ऐसे लगता था जैसे एक कैदी जेल से छूट, दुनिया लोगों का फेस देखने को नहीं मिलता था। सो दोस्तों, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट किया। कहते हैं ना, एक नारी का एक जीवन शैली में 3 बार जन्म होता है। पहले वो माँ के कोख से जन्म लेती है, उसके बाद एक ससुराल में जाकर एक न्यू फैमिली में एडजस्ट करके वहां दूसरी बार जन्म लेती है। तीसरी बार जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसका जन्म होता है। सो दोस्तों, मैं मर कर जी रही थी, मेरा पुनर्जन्म हुआ रेनाटस फैमिली में आकर, ये मेरा असली जन्म हुआ है। सो दोस्तों, मैंने अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद कुछ घर का माहौल चेंज हुआ और मैं जैसा तैसा चल रहा था, जिंदगी कट रही थी। मेरे हस्बैंड का काम काज, कारोबार जो था बहुत अच्छा था। वो हिमाचल में ट्रक बॉडी मेकर का काम करते थे, अपना कारोबार था, बहुत अच्छा काम था। बेटियों को टेंशन नहीं थी कि 4 बेटियां हैं। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि हमारा सब कुछ छीन कर ले गया। सो दोस्तों, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। परिवार के पोषण के लिए कोशिशें जारी हैं। माँ के फर्ज तो निभाती हूँ और बाप के भी, फिर भी बाप की कमी तो बच्चों को खाती है। पिता होता है तो क्या है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में खुशी का रास है। पिता है तो माँ का चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों को सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के खिलौने सारे अपने हैं। सो दोस्तों, अब मैं माँ के फर्ज निभाती एक बाप के फर्ज भी निभा रही हूँ। और तो चाहे कितनी भी नाजुक और बहवी क्यों ना हो, अगर बच्चों की बात आ जाए तो एक माँ सारी दुनिया से लड़ जाती है। सो दोस्तों, इंसान हमेशा ही 2 चीजों से परेशान और खुश रहता है। वो 2 चीजें होती है, एक सिचुएशन, एक व्यक्ति। दोनों चीजों से परेशान और खुश रहता है। सो दोस्तों, मेरे घर वालों ने साथ छोड़ दिया। हस्बैंड की डेथ के बाद 15 दिन में अपने 4 बेटियों को लेकर आस पड़ोस के घरों में खाना खाती रही। जब 15 दिन निकल गए तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो टाइम काटना बहुत औखा है, कितने दिन मैं अपने बेटियों को लेकर फिरूंगी। तो मैंने कपड़े स्टिच करने स्टार्ट किए, क्योंकि मेरी भी सेहत हस्बैंड को संभालते संभालते बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। तो मुझसे भी काम करना बहुत मुश्किल हो चुका था। सो दोस्तों, मैंने कपड़े स्टिचिंग करना शुरू किए। गांव वाले ने मेरी हेल्प करनी शुरू की। गांव वाले मेरे घर में राशन देकर जाते थे, कणक देकर जाते थे, हर एक चीज देते थे। और फिर मैं आश्रम से भी राशन लेके आने लगी।
और बच्चों की फीस भी आश्रम वाले भर देते थे, कभी कोई भरता था, कभी कोई भरता था, क्योंकि मेरी भी एक जिद थी कि मेरे बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे थे, हस्बैंड ने वहीं सीबीएसई स्कूल में डाले थे। मेरी भी जिद थी कि मैं बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना है, उसी सीबीएसई स्कूल में ही रखना है, इन्हें उस स्कूल से नहीं हटाना है। सो दोस्तों, मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते रहे, मैं कपड़े सिलाई करती रही और लोग मेरी हेल्प करते रहे। और एक दिन मुझे स्कूल से टीचर आए, वो कहने लगे कि मैडम आपको गाँव गाँव से सबसे पहल दी जाती है, आप हमारे स्कूल में पढ़ा सकते हो, आपको 1200 रुपया महीना दिया जाएगा। सो दोस्तों, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा तो मैं स्टिचिंग करके बना ले नहीं सकती, क्योंकि मेरे सिर पर घर की ज़िम्मेवारियाँ बहुत है, मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो पानी वाला फिल्टर भी लगा हुआ है, वहाँ भी उन लोगों को एक पर्सन की ज़रूरत थी जो लिखा-पढ़ी कर सके। सो उन्होंने वो भी मुझे बुलाने आए कि आपको 800 रुपया महीना दिया जाएगा। सो दोस्तों, हमारा जो पहले रहनी-बहनी थी, जो हमारा काम-काज था, अच्छा था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा यही होता था कि 50,000 मेरे माइंड में 50,000 ही अड़ा हुआ था कि कोई काम ऐसा होना चाहिए जिसमें 50,000 हो। सो दोस्तों, हस्बैंड को सँभालते-सँभालते बहुत सेहत खराब रहने लगी, तो मुझसे भी कपड़े नहीं सिलाई किए जाते थे। बॉडी का एक पासा खड़ना स्टार्ट हो गया, अधरंग होना शुरू हो गया। तो मेरे कुछ फैमिलीज़ मेंबर है जो दूर के हैं, वो मुझे मेडिसिन दवाने लगे, और एक डॉक्टर था, जो भी ऐसे लोगों की हेल्प करता था, वो डॉक्टर हमेशा ही मुझे फ्री दवाई देता था। उस डॉक्टर ने फ्री दवाई देकर मेरा इलाज किया, मैं तंदुरुस्त हुई। और जब दोस्तों अ, आश्रम वाले मुझे राशन देते थे, एक दिन मैं आश्रम में राशन लेने गई। जब मैं राशन लेने गई, उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे सबसे पहले राशन दीजिए, क्योंकि मेरे घर में ट्विन्स बेटियाँ, छोटियाँ बेटियाँ मेरी ट्विन्स है। उन्होंने कहा मेरी ट्विन्स बेटियाँ बीमार है। तो बाबा जी ने पूछा, आपके बेटियाँ का दवाई-बूटी का खर्चा कहाँ से आएगा? कहाँ आप दवाएँगी उनको? तो मैंने कहा बाबा जी, मेरे पास अभी तक तो कोई दवाई का साधन नहीं हुआ, देखते हैं आगे कैसा होगा। उन्होंने मुझे राशन भी दिया, राशन के साथ-साथ पैसे भी दिए कि अपने बच्चों को दवाई दिलवाओ और उनको कपड़े भी लेकर दो। और इसी तरह हर मंथ जब भी मैं राशन लेने जाती थी, हर मंथ मुझे पैसे देते थे, राशन देते थे। मैंने बच्चों को दवाई बच्चों का इलाज कराया, बट मैंने उनको कपड़े नहीं लेकर दिए, क्योंकि उनके पास कपड़े पुराने थे। मैंने उन पैसों को इकट्ठे करके एक फ़ोन लिया। जब मैंने फ़ोन लिया, तो उस फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। जब मैंने फ़ोन लिया, मैं एक दिन बैठे फ़ोन को म तो मुझे फ़ोन चलाना आता था। मुझे सिर्फ़ नंबर डायल करके इसके अलावा कुछ नहीं आता था। ये मेरी बेटियाँ ने ही मुझे सिखाया। मेरी बेटियाँ मेरी बहुत है। और इस टाइम भी मैं अपने बेटे को ट्यूशन तैयार करके आ गई हूँ। अब वो अपने आप ही सँभालेंगी, क्योंकि मैं घर से बाहर मीटिंग लगा रही हूँ। सो दोस्तों, जब जब मैं फ़ोन लिया, फ़ोन पर एक दिन बैठी-बैठी मैं देख रही थी, सर्च कर रही थी इसमें क्या-क्या है, क्योंकि मुझे अचंभ सा लगा हुआ था जी कि मेरे पास फ़ोन आ गया, ये कैसे चलेगा? मैं उसको सीखने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि शेयर चैट है इसमें, शेयर चैट को खोलने लगी, मैंने देखा इस पर तो बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े दिखाते हैं, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे जूते दिखाते हैं, अच्छे-अच्छे पकवान दिखाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसमें मैं अपना कुछ इनकम का सोर्स लूँ। सोर्स ढूँढो। सो दोस्तों, मैंने जॉब के लिए वहाँ ट्राई करना शुरू किया, देखना शुरू किया, कहीं किसी का नंबर मिल जाए तो मैं उसको कॉल करूँ। सो दोस्तों, मुझे नंबर मिल गया, मैंने कॉल की। बट जब कॉल की, उन्होंने इनकम तो अच्छी खासी बताई, 35-40 हज़ार लगभग बताई। मेरे दिमाग में 50,000 था कि 50,000 हो बताई, इतनी तो मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत कम थी। मैं ट्राई करती रही, शेयर चैट पर नंबर देखकर फ़ोन करती रही, करते-करते मुझे शाम के टाइम से मैं लग गई, मुझे रात पै गई करते-करते। एक मैंने फिर फ़ोन लगाया, जब मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने मुझे लुधियाना एमपीटी मॉल के साथ ब्लू रेडिसन होटल में मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा। सो दोस्तों,
जब मुझे उन्होंने मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा, तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार होंगी और मैं अपने मायके घर गई हुई थी। बच्चों को छुट्टियाँ थी। तो जब मैंने अपने भाई को कहा कि भैया मैंने मीटिंग अटेंड करना जाना है ब्लू रेडिसन होटल में, तो मेरे भैया ने होटल का नाम सुनते ही मुझे गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा वहाँ होटल में क्या होगा, कैसे लोग होंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है जो मतलब कि नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, क्योंकि मेरी सोच भी नेगेटिव थी, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। वो सोचते हैं पता नहीं होटल का नाम सुनते वहाँ भैया ने मुझे किराया नहीं दिया। उन्होंने वो बहुत गुस्से हुए कि जी अपनी मर्जी करती है, वे जी होटल में जाती है। सो दोस्तों, आपके पास अगर कोई ना कोई कारण हो, वाय हो, तो आप बाय सक्सेस जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। अगर आपके पास वाय हो, जैसे आप कभी आप कहीं किसी ने अगर जैसे आपने कहीं जाना होता है, आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देते हो और बीच-बीच में उठकर भी देखते हो कहीं हमारा टाइम तो नहीं निकल गया। कई बार आप जाने के चक्कर में सोते भी नहीं हो, क्योंकि आपके पास वाय होता है। सो दोस्तों, आपके पास वाय होना ज़रूरी है, इसीलिए मेरे पास भी वाय था, कारण था मेरी बेटियाँ, जिनकी मैं ज़िंदगी बनाना चाहती थी। मैंने सोचा एक ही पर्सन है जो आपको आगे ले जा सकता है, वो है तू खुद ही ये सब कर सकती है। तो जब भैया ने मुझे पैसों के लिए जवाब दे दिया, तो मैंने अपने क्योंकि गाँव में आस-पड़ोस वाले लोग बहुत हेल्प करते हैं। जब मैंने पड़ोसी के घर में एक लड़के को पूछा, वो डेली लुधियाना में जॉब करने जाता था अपनी गाड़ी में। मैं उस बच्चे को पूछा, मैंने कहा भी बेटा अगर आप लुधियाने में जाना है तो हम भी आपके साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा, दीदी आप हमारे साथ जा सकती हैं। मैंने अपनी मदर को साथ लिया और अपनी 2 ट्विन्स बेटियों को लिया। ट्विन्स बेटियाँ का खाना बनाया, साथ में बाँधा और मीटिंग उन्होंने हमें एमबीडी मॉल के सामने उतार दिया। जब मैं मीटिंग अटेंड करने बहुत डर-डर कर मैं भी अंदर जा रही थी, क्योंकि मेरी भी सोच यही थी, ये होटल है, पता नहीं कैसा काम होगा, पता नहीं कौन-सा जहाँ धंधा होगा, यही बात आती थी दिमाग में। सो दोस्तों, जब मैं मीटिंग अटेंड करने गई, वहाँ टिकट थी ₹500। मेरे पास तो ₹500 नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ वापसी के लिए ही पैसे थे, जो वापस घर में जाने के लिए इतने ही पैसे थे। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल की, उन्होंने कहा सर मेरे पास तो टिकट के लिए पैसे नहीं है। वो स्पॉन्सर ने मेरी टिकट का अरेंजमेंट किया, मैंने मीटिंग अटेंड की। सो दोस्तों, मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे इतनी अच्छी मीटिंग थी, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने ये सोचा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पास्ट बोला, पास्ट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ी। सो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक ही बात थी, इन सब लोगों ने कुछ जो लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, इन सब लोगों को करके दिखाना है। मगर उन लोगों ने मेरा साथ छोड़कर गलत नहीं किया, उन लोगों ने साथ छोड़कर मुझे सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके कारण मैं अपने स्टैंड पर हो गई। सो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए दूसरों के क्वेश्चनों को बजाय अपने आप को चेंज करो, अपना माइंड सेट करो। तो दोस्तों कहते हैं अच्छे दिनों को लाने के लिए माड़े दिनों से बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ। मैंने अपने आप पर बिलीव किया और मैंने अपना नेट मार्केटिंग स्टार्ट की। सो दोस्तों, मुझे ज़िंदगी में कभी नेट मार्केटिंग लफ्ज़ तक नहीं सुना था, ये वर्ड्स तक नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था नेट मार्केटिंग क्या होता है। मैंने मीटिंग भी अटेंड कर ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कोई नेट मार्केटिंग है। मुझे सिर्फ ये पता था, ये इतने कम पढ़े लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो जो भी ये काम करते हैं, ये तो कोई डिब्बे वाला काम करते हैं, तो जो डिब्बे वाला काम मैं भी करूँगी। मैं भी इसमें पैसा कमाऊँगी, मैं भी इन लोगों को करके दिखाऊँगी। बस मेरे दिमाग में यही बात थी। सो दोस्तों, ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो इस धरती पर ना हो। घर वालों ने बोलना शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू किया, सभी कहने लगे जी 1 साल काम करेगी, 1 साल के बाद ये अपने आप काम छोड़ देगी। ये कोई
पता नहीं कौन सा चांद चढ़ाएगी, पता नहीं कौन सा जे हमारी बेइज्जती कराएगी, जे गलत प्लेटफॉर्म पर चली गई है। क्योंकि जो काम था ना, मैं सारा ही काम सोशल मीडिया पर कर रही थी। सारा काम मेरा कॉलिंग का होता था। कॉल बहुत ज्यादा आती थी। जब कॉल आती थी, घर वाले बहुत मुझे बुरा भला बोलते थे। सो दोस्तों, एक के बाद एक मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे सामने आने शुरू हो गई। तो मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो धरती पर जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, बल्कि वही काम करने में मजा आता है जो दुनिया ने बोला है नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। सो दोस्तों, मैंने करके दिखाया। इस दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि कोई बल्ब बना सकता है, कोई टीवी बना सकता है, कोई मोबाइल बना सकता है, कोई कंप्यूटर बना सकता है। सो दोस्तों, जे किसी ने तो बनाया है, किसी ने तो हिस्ट्री क्रिएट की है। मैंने सोचा तो मैं भी अपने परिवार की हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ, मैं भी अपने परिवार की परवरिश कर सकती हूँ। सो दोस्तों, हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी ऐसी लेडी नहीं है जो एक सिंगल लेडी होकर, सिंगल लेडी तो क्या, एक परिवार के साथ भी नेट मार्केटिंग कर रही है। हमारे गांव में रिश्तेदारों में सिर्फ मैं ही एक लेडी हूँ जो नेट मार्केटिंग कर रही हूँ। सो दोस्तों, जैसे कंगारू अपने बच्चे को डिलीवरी होते ही किक मारना शुरू कर देता है, धीरे धीरे किक मारता है कि बच्चा चलना शुरू कर देता है। अगर कंगारू उसे किक मार के तैयार करता है कि शेर आकर इसे खाना जाए, क्योंकि इसे चलना नहीं आता। सो दोस्तों, आपको भी उसी तरह कष्टों से गुजरना होता है। हमें भी तो उसी तरह, मैं भी कष्टों से गुजरी हूँ। सो मेरे गांव में टावर नहीं लगा हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैं सुबह 10 बजे तक का नेटवर्क होता था, रात को 10 बजे के बाद आता था। मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती थी। उठकर जो पोस्टें होती थी शेयर चैट में 300-400 टैग होता था, उस टैग में सभी पोस्टें डालती थी और दिन में सारी सभी कॉल अटेंड करती थी। बच्चों को स्कूल में टिफिन तैयार करके रेडी करके तोड़ देती थी। कोई कोरियर करना होता तो कोरियर करती थी, लाना होता स्टॉक लाती थी। सो दोस्तों, गर्मी के दिनों में मैं छत पर रहकर वृक्षों की छांव में काम किया और जब वृक्षों की छांव भी चली जानी तो दूसरी साइड कंधों को परछावां आ जाता था, कंधों के परछाव में बैठकर काम किया। सर्दी के दिनों में मैं छत पर, रूम में भी नेटवर्क नहीं होता था, छत पर एक नीचे बोरी बिछाकर उसके ऊपर बैठकर कंबल लेकर, पो मांग के मैंने कंबल लेकर बीच में एक बैटरी रखकर उसमें सुबह 3-4 बजे पोस्टर डाल देनिया। पोस्टर डालने के बाद बच्चों का खाना तैयार करना, बच्चों को स्कूल में तोड़ना और इसके बाद अपना जो भी डेली का रूटीन वर्क होता था वो करती थी। सो दोस्तों, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। नींद पूरी ना होने के कारण और मेरा फेस भी बिल्कुल काला हो चुका था और जब मैं फोन पर काम करती थी, बैठी बैठी तो फोन मेरा नीचे गिर जाता था, नींद आ जाती थी। जब मैं खड़ी होकर काम करती थी, खड़ी-खड़ी को मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी, तो मुझे झूठा आने लगना, तो फिर मैंने चल फिर कर काम अपना स्टार्ट करना शुरू किया। तो दोस्तों, जब तक आप दुखों से नहीं गुजरोगे, तब तक आप सुखों का आनंद नहीं ले सकोगे। जब तक प्रॉब्लम, चैलेंज आपके जीवन में नहीं आएँगे, तब तक आप सफलता तक नहीं पहुँचेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के कारण बच्चे घर में थे। मैंने सोचा अब बच्चे घर में हैं, अब मुझे बच्चों के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। थोड़ा खाना भी लेट हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, बच्चों को पढ़ाने का भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती थी। सो दोस्तों, मैं सुबह का खाना बनाती थी और सब्जी बनाती थी, दोपहर का खाना तैयार करके छत पर चढ़ जाती थी। बच्चे मेरे नीचे रहते थे, मैं छत पर सारा दिन छत पर रहती थी। सो दोस्तों, जब शाम होती थी, बच्चे रौला पाने लग जाते थे, कहते थे मम्मी हमें भूख लगी है, हमने खाना खाना है। मैंने कहना बेटा आधा घंटा रुक जाओ, फिर उन्होंने कहना आधा घंटा हो गया, भूख लगी है, मैंने कहना 1 घंटा रुक जाओ। ऐसे करते रात पड़ जाती थी। लेकिन जो मेरी कॉलिंग होती थी, इतनी कॉलिंग होती थी, एक फ़ोन अटेंड करती थी और पीछे पूरी स्क्रीन मिस कॉल से भर जाती थी।
क्योंकि मेरा काम सोशल मीडिया पर था। सोशल मीडिया पर नंबर डाला होता था, वहां से नंबर लेकर लोगों की कॉल आती थी। सो दोस्तों, जब मैंने देखा मुझसे खाना नहीं तैयार हो रहा, तो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों, आप जैसे भी करो, आप, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मैंने कहा बच्चे आप जैसे भी करो, अपना खाना खुद बनाओ, सब्जी बनाकर रखिए, अगर सब्जी कम भी रहेगी है आप वैसे ही सार लो, लेकिन आप कच्ची रोटी बनाते हो तो कच्ची खा लीजिए, आपकी रोटी मच्छी है तो मच्छी हुई खा लीजिए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, मुझे फोन बहुत अटेंड करने हैं, क्योंकि जब हम किसी का फोन अटेंड नहीं करेंगे, उसको बैक कॉल करेंगे, वो फोन नहीं दोबारा पिक करेगा। सो दोस्तों, जब भी कॉल आती है तब ही उसकी कॉल अटेंड करनी होती है। सो दोस्तों, मैं अपनी रोटी जो बची होती थी, एक दिन पहले की रोटी होती थी या रात की रोटी होती थी, बासी रोटी, मैं वो रोटी अपनी संभाल कर रखती थी, कभी भी रोटी नहीं छूटती थी, क्योंकि मुझे पता होता था बच्चों ने तो अपनी रोटी बनाकर जैसी भी होती है खा लेनी है, लेकिन मैं उन्होंने कहती थी अपनी बना लो, मेरी नहीं बनेगी कोई बात नहीं, क्योंकि बेटियां छोटी थी, तो मैं अपनी बासी रोटी गर्म करके खा लेती थी, गर्म करके रात को 11 थे। तो उसके उस कंसेप्ट में इतना काम था, इतने फॉर्म फिल करने या फिर बहुत काम होता था। और सो दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जिस बंदे की जिंदगी विच प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा जिंदा नहीं है। जिसकी जितनी प्रॉब्लम आएगी उतना ही बंदा निखर कर सामने आएगा, उतना ही पर्सन निखर कर सामने आएगा। सो दोस्तों, प्रॉब्लम तो मरने के बाद ही खत्म होगी, प्रॉब्लम कभी कभी भी नहीं खत्म होती। सो दोस्तों, मेरा काम बहुत बहुत अच्छा चला, तो बच्चों भी धीरे धीरे करके अब तक सारा ही टोटल घर का काम सीख गए हैं। सो मेरा बहुत अच्छा काम चला। अब लॉकडाउन होने के कारण बाहर अंदर जाने की बहुत दिक्कत आने लगी, और पहले तो लॉकडाउन की बहुत सख्ताई से धीरे धीरे लॉकडाउन में थोड़ा आने जाने का मतलब कि अलाउड हुआ। मैंने अपना स्टॉक पहले ही जमा कर लिया था, क्योंकि जब कोई थोड़ा आने जाने की डील हुई तो गांव से आकर भी लोग पकड़ कर लेके जाने लगे थे। तो मेरी टीम का भी बहुत अच्छा काम चल रहा था। मैंने उस इनकम से अपने लिए स्कूटी परचेज की। मेरे पास छोटा फोन था जो मुझे आश्रम वाले उनके पैसों से मैंने लिया था। फिर मैंने अपने लिए बड़ा फोन लिया, क्योंकि मेरी जिंदगी ही फोन से बनी है। फोन के बिना तो मेरी जिंदगी ही रुक जाती है। सो दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपना बड़ा फोन लिया। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, बच्चों का फोन की बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि 4 बेटियां थी, बच्चों को भी फोन लेकर दिया। सो दोस्तों, घर वालों का कहर मुझ पर और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने जे हो गया, जे काम अच्छा कर रही है, इसको अच्छा पैसा आ रहा है, ये सभी घर के चीजें बना रही है। सो दोस्तों, मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक आटे वाली ढोली से। मेरे पास सिर्फ एक आटे की ढोली ही थी, उसको पकाने के लिए कोई गैस सिलेंडर लकड़ी कुछ नहीं था। कोई जैसे कहते घर का जितना भी राशन होता था, चाय पत्ती, चीनी, दूध कुछ भी नहीं होता था मेरे पास। उस ढोली से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी। सो दोस्तों, मैंने अपना घर का सभी सामान बनाया, और अपना जब मैंने सभी सामान बनाना शुरू किया तो घर वालों का कहर भी बढ़ना शुरू हो गया। जब मैं कहीं भी जाती थी, मेरे घर वाले मेरी घर की छत भी ढाने शुरू कर दी। वो मेरे घर की छत ढानी शुरू कर दी। उन्होंने कमरा तोड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे अब आपके पास पैसे आने लग गए हैं, आप अपना घर बनाइए, आप अपने पैरों पर अपने किचन तैयार कीजिए, हमें आपको इस घर में नहीं रहने देना। आप नहीं तो आप काम बंद कर दीजिए, जैसे हम कहते हैं वैसे कीजिए, नहीं हम आपको इस घर में नहीं रखेंगे। वो लोग बेटियों को खर्चा भी चुकने के लिए नहीं तैयार होते थे, और मुझे काम भी नहीं करने देते थे। जब मैं ब्लू रेडिसन होटल में
लुधियाना में है, उसमें मैं हर मंथ एक मीटिंग अटेंड करने जाती थी और एक मीटिंग मेरी बरनाले सिटी में होती थी और कहीं भी मीटिंग होती थी मैं कहीं भी नहीं जाती थी क्योंकि बेटियां की जिम्मेवारी बहुत थी मुझ पर। तो जब मैं घर पर आती थी मीटिंग अटेंड करके, घर पर आने के बाद घर में आने के पश्चात ही घर में कचहरी लग जाती थी। एक साइड में पुलिस वाले बैठे होते थे, एक साइड में पंचायत बैठी होती थी, एक साइड में मेरे घर वाले बैठे होते थे। मुझे बीच में कटहरे में खड़ा कर लिया जाता था। मुझ पर बहुत सवाल खड़े किए जाते थे, मुझ पर बहुत सारे लांछन लगाए जाते थे, बहुत गलत लफ्ज यूज किए जाते थे। सो दोस्तों, मेरे माइंड में एक ही बात थी, बेटियां बेटियां के लिए करना है। ये लोग कुछ भी कहे, मैं अपनी नजरों में सही होनी चाहिए, मैं अपनी नजर में सही होनी चाहिए। दुनिया का क्या, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, मुझसे तो दुखी होना है ना, ये तो भगवान से भी दुखी है। सो दोस्तों, इंसान वही अपनी सो दोस्तों, भगवान किसी को कोई चैलेंज नहीं देता जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। इसका सबूत है, इस धरती पर ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी साथ में नहीं बनी हो। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट आता है, इसका सोल्यूशन 100% आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। सिर्फ इंतजार करना पड़ता है क्योंकि रात के बाद सवेरा होता है, सुबह होती है। सो मैं अपना डटी रही क्योंकि मेरे पास वाई था, कारण था। सो दोस्तों, समय बदलता है, चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। इंसान वही बनता है जो सोचता है। मेरा काम बढ़ना शुरू हो गया, फॉरेन कंट्रीज में काम चलना शुरू हो गया, एसोसिएट बनने शुरू हो गए और फॉरेन कंट्रीज में कस्टमर भी बनने शुरू हो गए। जितनी इनकम मेरी इंडिया की होती थी, उतनी इनकम मेरी फॉरेन की होती थी। 30-35 हजार मेरा इंडिया का होता था, 30-35 हजार मेरा फॉरेन का होता था। लगभग 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार मेरी इनकम आने लगी थी। सो दोस्तों, काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले भी वहाँ एटीएम इंडिया का नहीं चलता था, वो पैसा मेरे अकाउंट में डालने लग गए थे। 70 हजार, 80 हजार मुझसे हैंडल करना, उनको पैसों का हिसाब किताब करना, उनके फॉर्म फिल करने, कंपनी में डेली की 10 कॉलिंग करनी, उनके फॉरेन कंट्रीज वाले के लिए भी कॉलिंग करनी। ये प्रेशर मुझ पर बहुत डलने प्रेशर ज्यादा होने लग गया। सो दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ने लग गया मुझ पर, तो मेरी दिमागी हालत भी धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई। मुझ पर डिप्रेशन ज्यादा होने लग गया क्योंकि मैं पहले तो परमात्मा ने मेरी जिंदगी ऐसी बनाई थी, दूसरों घर वालों ने बहुत स्ट्रेस दिया था। फिर काम एक बोझ सा बन गया था क्योंकि वो काम था ना, उस काम में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि वहां सिर्फ पैसा ही कमाना सिखाया जाता था, सिर्फ पैसा ही कमाना, बस यही था कि पैसा कमाओ, सेलू बने रहो, सेलू बनाया हुआ था। सो दोस्तों, वहां जैसे आज जहाँ जूम पर बैठी हूँ, वहां वैसे 10-15 मिनट ही, 5 मिनट ही दिए जाते थे। वहां कोई लीडरशिप क्रिएट नहीं की जाती थी, वहां कोई बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, सिर्फ सेल्यू बनाया हुआ था। सो दोस्तों, जिसके साथ मेरे दिमाग में बहुत डिप्रेशन रहने लग गया था क्योंकि मेरी एक चेहरे की हंसी भी चली गई थी, मुझे हंसना, मैं सब हंसना भी भूल गई थी। सो दोस्तों, टारगेट, जहाँ का टारगेट हर मंथ का 1.5 लाख का टारगेट होता था, हर मंथ का 1.5 लाख का टारगेट। सो दोस्तों, टारगेट पूरे करते करते मैंने सोचा, मुझे तो अपने ऊपर बिलीव था मैं कर लूंगी, लेकिन जो टीम थी, टीम मेरी टूटने शुरू हो गई थी। वो नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा था। सो दोस्तों, मैंने भी अपना मन काम छोड़ने का बनाया। मैं 6 मंथ से सोचने लग गई थी, जब मैं रेनेटस अपॉर्चुनिटी में आई, उससे 6 मंथ पहले मैं सोचने लग गई थी, काश मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें पैसा भी ऐसा हो जैसे मैं इस कंपनी में अर्न कर रही हूँ, और काम इससे आसान हो, इससे माइंड फ्री वाला काम हो। सो दोस्तों, मुझे 1 साल से वीडियोज आ रही थी, वो वीडियो जब मैं बिना अपलोड किए उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती थी।
कभी वो वीडियो अपलोड नहीं करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं काम छोड़ना तो चाहती थी, बट मेरे दिमाग में एक ही कीड़ा बैठा था कि इस जे नंबर 1 कंपनी है, ये एबीसी कंपनी नंबर 1 है, इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं हो सकती। तो मैं उसको छोड़ना भी चाहती थी, बट छोड़ भी नहीं रही थी। तो एक दिन मुझे फिर मेरे ग्रेट अपलाइन अमन बगरौल जी का वीडियोज आई। सो थैंक यू अमन बगरौल जी, आपकी बदौलत मेरी आज जिंदगी चेंज हो चुकी है। सो अमन बगरौल जी ने मुझे वीडियो सेंड की। जब उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की, उन्होंने मैसेज किया, सर मुझे ये वीडियो मत सेंड कीजिए। उन्होंने पूछा क्यों क्यों मैम, क्यों ना सेंड करूं? मैंने कहा मैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। उन्होंने पूछा आप कौन सी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कितना अर्न करते हो? मैंने कहा मैं एबीसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं 50,000 से लेकर 70,000 तक मैं अर्न करती हूँ। सो दोस्तों, उन्होंने बताया, मैंने कहा, वो कहने लगे मेरे अपलाइन का इतना चेक आया है। मैंने कहा क्योंकि मेरे अंदर भी एक घमंड था, मैं ये सोच रही थी ये कंपनी अच्छी है, ये लोग तो वैसे ही सर्टिफाई करते हैं। मैंने कहा आपका कितना चेक आता है सर? उन्होंने कहा मैम मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मेरी अपलाइन का चेक है, वो इतना चेक आया है। मुझे नहीं पता उन्होंने कितना चेक बताया था, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। मैं रूडली बोलती थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में बहुत रहती थी। मुझे जब भी कोई करता था एक्स्ट्रा, कोई और अदर कंपनी वाला, तो मैं रूडली बोलती थी। सो दोस्तों, उन्होंने कहा सर आप ऐसे कीजिए, आप अपनी स्टेटमेंट दिखाइए, मुझे स्टेटमेंट दिखाइए, आप वाकई में इतना पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों, कुछ दिन निकले और उन्होंने अपने स्टेटमेंट लेकर आ गए और उन्होंने फिर फोन किया, मैडम हम आपके लिए स्टेटमेंट निकाल कर लेके आए हैं। मैंने सोचा जे कैसे बंदे हैं, जे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, जे मुझे फिर स्टेटमेंट लेके आ गए। तो मैंने बहाने बनाने शुरू किए और जब उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैंने सोचा अपने एटीट्यूड छोड़ो, वो इतने रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं, वो इतने अच्छे लोग हैं। तो मैंने गई जाकर प्लान समझा। मैं गई और जाकर उन्होंने मुझे प्लान समझाया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं बढ़ रहा था, सब ही मेरे ऊपर से निकल गया, क्योंकि मैं काम करने को कोई इरादा नहीं था उस कंपनी में, इस रेनाटस वेलनेस में। और मैं डिप्रेशन में बहुत थी, क्योंकि काम भी इतना था उस कंपनी, एबीसी कंपनी का। जब मैंने सोचा एक पर्सन को मिलने के लिए मैं रेकॉर्ड जाऊंगी, मेरी पूरी दिहाड़ी खराब हो जाएगी, पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा, जितनी भी कॉलिंग है वो सब अटेंड करने से रह जाएगी, उनको बैक कॉल करूंगी भी लोग कॉल मेरे पिक नहीं करेंगे। सो दोस्तों, जब सुरिंदर सर, थैंक यू सुरिंदर सर ने मुझे एक डिब्बी दी। मैंने सोचा ये छोटी सी डिब्बी है, इस डिब्बी में कौन से इतने बड़े बड़े चेक आने लगेंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुरिंदर सर ने देखा मेरी हालत, देखी कि मैं सही नहीं थी, थोड़ी डिप्रेशन में थी। सुरिंदर सर ने मुझे कहा बहन आप ये डिब्बी घर में ले जाइए और इसे स्टार्ट कीजिए। मैं कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे लेकर घर से नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं पैसे लेकर नहीं गई थी। मैंने तो यही सोचा था कि इनको मिल के आना है। सो दोस्तों, सर ने कहा कोई बात नहीं बहन, आप डिब्बी जे लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, आप पैसे कोई बात नहीं आते रहेंगे। सो दोस्तों, इसके की केडी सर ने कॉल की। केडी सर कहने लगे बहन लुधियाना बरनाला सिटी में मीटिंग रखी गई है, आप वहां जरूर आना। ग्रेट मंटोर लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी वहां पहुंच रहे हैं। सो फिर दोस्तों मैंने फिर बहानेबाजी बनानी शुरू की। केडी सर बोले बहन आप आ जाइए, हम आपको लेकर भी जाएंगे बस स्टॉप से और छोड़कर भी जाएंगे। सो दोस्तों, जब मैं वहां फिर अपना एटीट्यूड छोड़ा और फिर वहां पहुंची, तो वहां जाकर देखा कि हमारे ग्रेट मंटोर लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी, उन्होंने 1 घंटे का सेशन दिया। सेशन इतना जबरदस्त था, लखविंदर सर को बहुत तेज बुखार हुआ था, उनका गला भी बैठा हुआ था, उनसे बोला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 घंटे का सेशन लगाया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी मोटिवेशन लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सुरिंदर सिंह पंगूड़ा जी ने मुझे लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी से मिलाने की कोशिश की। लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी ने ऐसे हाथ जोड़े और जो मुझे कहा बलवीर जी मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरा गले से बोला नहीं जा रहा, मैं आपसे मिलूंगा, कभी फिर आपसे बात को करूंगा।
जब सर ने ऐसे करके थोड़ा सा सर झुकाकर मैं उससे बात की, मैं देखकर हैरान रह गई। जे इतना पैसा कमाने के बावजूद भी जे इतना झुककर बात करते हैं, जे लोग इतना ज़मीन से टच है। सो दोस्तों, जो जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, उस कंपनी में अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरे बंदे से बात नहीं करने देते थे, सिर्फ अपने स्पॉन्सर तक ही सीमित रहते थे। सो दोस्तों, फिर मैं दोनों साइडों में काम करना स्टार्ट कर दिया। जब दोनों साइडों में काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा एबीसी मैंने सोचा वो काम तो मैं छोड़ना नहीं है। इस साइड में काम करती हूँ, अगर वो कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने संघर्ष नहीं कर सकते, उनको इस रेनाटस में ज्वाइन करा दूँगी। सो दोस्तों, जब उस कंपनी में मेरा काम कम होना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों साइडों में काम करने लगी, उस कंपनी का काम एबीसी कंपनी का मेरा चेक 45,000 आ गया। तो मैंने केडी सर से कॉल की, सर इस कंपनी का जो मैं काम कर रही हूँ, इसका मेरा चेक काफ़ी नीचे चला गया है, मुझे बहुत टेंशन हो गई है, मैं 2 साइडों में काम करके डूबना शुरू हो गई हूँ। सो दोस्तों, केडी सर ने बोला, "बहन आप ऐसे आप डूबोगी तो डूबोगी ज़रूर, क्योंकि आप 2 बेड़ियों में काम कर रही हो, आप 2 बेड़ियों में चल रही हो।" सो उन्होंने कहा, "आप" मैं लखविंदर सिंह पंगुड़ा जी से टाइम लेता हूँ और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। उन्होंने कहा, "बहन आप सुबह दिड़बे सिटी में आ जाओ।" सो दोस्तों, मैं 1 घंटा पहले ही दिड़बा सिटी में पहुँच गई, क्योंकि ढाई 3 घंटे का रास्ता था, तो मैं 1 घंटा ही पहले पहुँच गई, कहीं लेट ना हो जाऊँ के चक्कर में। सो दोस्तों, जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी, हमारे ग्रेट मेंटर और हमारी गुरु माता कर्ण खंगूड़ा जी, वो जिम से आए थे। और अमन बगरौल जी अपने घर से आए थे, केडी कुलविंदर सिंह जी जो मुझे बस स्टॉप से लेकर आए थे, और सरिंदर सिंह पंगूड़ा जी वो अपने घर से आए थे। जे सभी अपलाइंज, पांचों अपलाइंज हमारे ग्रेट अपलाइन सभी जे मेरे आले-दुआले बैठ गए। मैंने सोचा ये इतने अच्छे लोग हैं, ये कितने रिस्पेक्ट करते हैं, ये सभी लोग मेरे लिए बैठे हैं। मैं इतनी दूर से आई हूँ, लेकिन ये इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी सिंपल जी लेडी के लिए बैठे हैं। सो दोस्तों, लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी ने मेरे पास लगभग 2 घंटे बैठे रहे। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और कर्ण खंगूड़ा जी भी मुझे बहुत कुछ समझाने लगे। जब मैंने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिंगल लेडी हूँ। सो दोस्तों, लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बंदर था, बंदर और चने वाली स्टोरी सुनाई। सो दोस्तों, जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई बंदर और चने वाली, तो मैंने कहा, सर ये स्टोरी तो मुझ पर लागू होती है, मुझ पर डिपेंड है। सर कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ, आप एक कांसेप्ट में काम कीजिए, चाहे तो आप एबीसी कांसेप्ट में कर लीजिए, चाहे रेनाटस वेलनेस में कर लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ काम कीजिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई, ये स्टोरी मुझे टच कर गई, जिसके कारण मैं इस रेनाटस में आई हूँ। ये स्टोरी मुझे टच कर गई। सो तब मैं लखविंदर सिंह पंगूड़ा जी को कहा, सर आज के बाद मैं 100% इस रेनाटस वेलनेस में काम करूंगी। थैंक यू लखविंदर सर, थैंक यू कर्ण खंगूड़ा जी, आपकी बदौलत आज मैं इस जूम सेशन पर हूँ। सो तब से लेकर मैंने 100% इसमें काम करना शुरू किया। पहले 1 मंथ में पूरा काम किया। चारों हफ्ता में 500 सीसी मेंटेन रखा और 32,000 मेरा चेक आया। 32,000 चेक आने के बाद मेरा डिप्रेशन मेरे दिमाग पर बहुत था। मैं माइंड फ्री रहना चाहती थी। मैं काम कर कर थक चुकी थी, क्योंकि अकेली थी। सारी घर की जिम्मेवारी होने के कारण मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो गई थी। सो दोस्तों, मैंने 5 मंथ काम नहीं किया। पूरे 5 मंथ मैंने काम नहीं किया। जो एक आधा कॉन्टैक्ट होता था, मैं अपलाइन को देती थी। केडी कुलविंदर सिंह जी, अमन बकरौल जी, सुरिंदर सिंह पंगूड़ा जी, ये तीनों भाई मेरे एक कॉल करने पर जहाँ भी कहती थी वहां चले जाते थे। थैंक यू भाई, आपका बार-बार थैंक यू करती हूँ कि आपकी बदौलत ही मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है। ये तीनों भाई जहाँ भी कहती थी, अमृतसर, तरन-तारण, बटाला, गुरदासपुर पट्टी, जहाँ भी कहती थी वहाँ पहुँच जाते थे। सो दोस्तों, ये मुझे डाँटते भी बहुत है, जब मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। केडी कुलविंदर सिंह जी,
वो एक भाई की तरह जब मुझे डांटते हैं, सुरेंद्र सिंह कुंगुड़ा जी एक फादर की तरह डांटते हैं। सो दोस्तों मैंने इनको कभी नहीं बताया, तो मुझे मुझे भाई का प्यार कभी नहीं मिला, तो मेरी आंखें भर आती है जब जब मुझे डांटते हैं, मेरी आंखें बाहर आती है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, कितनी अच्छी फैमिली मिली है। और कर्ण कुंगुड़ा जी जो एक सिस्टर भी है, एक फ्रेंड की तरह भी है, एक माता की तरह भी है, जहाँ एक माता भी मिली है, एक फादर भी मिले हैं, लखविंदर सिंह कुंगुड़ा जी जो इतनी सपोर्ट करते हैं। हर टाइम जब भी कॉल की करते हैं, हर टाइम कॉल अटेंड करते हैं। सो दोस्तों मैं सब फिर एक दिन मेरी कर्ण कुंगुड़ा जी ने मेरी काउंसलिंग की, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है तो मैं काम ज्यादा करती हूँ। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तब से मैंने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों एक दिन मैंने अमन बगरौल जी से पूछा, मैंने कहा भैया अगर ये कंपनी भाग गई तो फिर मैं तो अपने बच्चों के लिए काम करना ही करना है, मैंने वो भी कंसेप्ट छोड़ दिया, अगर ये कंपनी भागी तो मैं क्या करूंगी। तो अमन बगरौल जी ने बोला बहन आप टेंशन ना लीजिए, मुझे लखविंदर सिंह कुंगुड़ा जी ने कहा था, मैंने भी यही सवाल किया था लखविंदर सिंह कुंगुड़ा जी को, उन्होंने कहा था हमारी कंपनी के वैसे सभी सर्टिफिकेट्स है, ये भागने वाली नहीं है, 100 साल चलेगी, 100 साल से भी ज्यादा चलेगी, बट फिर भी आपके माइंड में डर है तो आपको ऐसा लीडर बना देंगे, ऐसे आपके अंदर लीडरशिप क्रिएट कर देंगे कि आप रड़े मैदान में खड़े हो जाओ, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पीछे भागेंगे, आपके पीछे लाइन लगाकर खड़े होंगे। सो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई, ये तीनों भाई मुझे बहुत मोटिवेट करते, बहुत मेरी हेल्प करते। सो दोस्तों जे जो रेनेट सर टाइम और हेलो जी जी आपके पास है टाइम जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके थैंक यू सर। सर सो दोस्तों जो कंपनी ने और हमारी मेंटोरशिप ने जो बीड़ा उठाया है, एक एक लेडीज को जूम सेशन पर लेके आना है, एक एक लेडीज को वुमेन एम्पावरमेंट सेशन क्यों दिया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि एक एक लेडी को सुरक्षित करना, उसकी इस नेट मार्केटिंग में, वेलनेस में, व्यक्ति इंटरनेशनल ग्रुप में पूरी पूरी सुरक्षा है, क्योंकि जब मैं भाइयों के साथ जाती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पूरी सुरक्षा है, और उनको लीडर बनाना है और उनको कामयाब करना है, उनकी एक पहचान बनानी है, यही इनका बीड़ा है। सो दोस्तों मेरा ज्यादातर काम सोशल मीडिया पर चलता है, मैं सारा काम सोशल मीडिया पर करती हूँ, वो कैसे करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दोस्तों जब हम रीट अचीव करते हैं, रीट अचीव करके हम एक करोड़पति वाली अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, करोड़पति वाली प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं एक 5 स्टार होटल में एंजॉय करते हैं, वहां रहते हैं, तो कंपनी जो हमारी रेंटस वेलनेस कंपनी भी हमें करोड़पति बनाना चाहती है, सारे हमारे ड्रीम्स पूरा करना चाहती है। तो दोस्तों जब हम रिट्रीट अचीव करते हैं तो वहां हमारे प्रोफाइल करोड़पति वाली क्रिएट होती है, वही प्रोफाइल जब हम सोशल मीडिया के स्टेट्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अपलोड करते हैं, वहां स्टोरी डालते हैं, फीड में भी डालते हैं। सो दोस्तों वहां जैसे मैं पहले एबीसी कंपनी में काम कर रही थी, लोगों को पता था जिसका फेस हमेशा ही बुझा बुझा रहता है, जो कभी नहीं हंसती, क्योंकि मैं कभी मैं हंस कभी भी मैं हंसती नहीं थी, मेरे चेहरे पर कभी भी स्माइल नहीं होती थी, मुझे हमेशा प्लान कहती थी कि बलवीर आप कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि मैं डिप्रेशन में रहती थी। तो वो लोग मुझे देख रहे थे, पुरानी पोस्टों भी हमारी डाली होती है, लोग पुरानी पोस्टों को भी देखते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करके वहां जहाँ रिट्रीट में जाते हैं वहां हमारी पिक्स होती है, वीडियोज होती है, मीटिंग अटेंड करते हैं, लुधियाना में होती है, पटियाला में होती है, वहां भी हमारी पिक्स होती है, हमें स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है, वो सब पिक्स जब हम डाउनलोड करते हैं वहां से लोग हमारी पिछली फोटोज देखकर और न्यू फोटोज देखकर सोचते हैं, हमारे साथ टच करना चाहते हैं, हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। इससे ही दोस्तों सोशल मीडिया पर काम बढ़ता है, इससे ही लोग कमेंट करते हैं, अपना नंबर छोड़ते हैं, कुछ वर्क के रिलेटेड पोस्टें भी मैं डालती हूँ, उस पोस्ट डालने से मुझे बहुत कॉल आती है, लेकिन मैं
थोड़ी कम पोस्टें डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती हूँ पहले की तरह, क्योंकि अब मुझसे दिमाग को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने के कारण अब मुझसे उतना ज्यादा कॉलिंग नहीं अटेंड की जाती। सो दोस्तों, जब हम ऐसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, मैंने एक 3-4 दिन पहले की बात है, एक मुझे अमृतसर लड़का बैंक में LIC का काम करता है, LIC कंपनी में काम करता है, बैंक में काम करता है। उस लड़के ने मुझे कॉल की, और उनको मेरी स्टोरी में पता है कि मैं सिंगल लेडी हूँ। उस लड़के ने कॉल की, मैम मैं अपने काम में डिमोटिवेट हो गया था, मैंने अपना काम छोड़ दिया था, मतलब कि बहुत स्लो कर लिया था। मैं आपके स्टेटस देखता हूँ, आपको सम्मानित किया जाता है, आपके गले में हाथ डाला हुआ है। मैंने आपके स्टेटस देखकर, लखविंदर सिंह घुंघूड़ा जी की वीडियोज देखकर, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेघराज सर, केडी सर, सुरिंदर सर, अमन बकरौल जी, इन सबकी वीडियोज देखकर, कन घुंघूड़ा जी आप लेडीज को कितना सम्मानित किया जाता है, आप कर सकते हो। तो आपकी स्टेटस देखकर ही मैं मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं अपने फील्ड में मैनेजर बन गया हूँ। जब उन्होंने ये बात कही, मैं अपने फील्ड में आपके स्टेट्स देखकर मैनेजर बन गया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप, जब हमारी प्रोफाइल होती है, हमारी प्रोफाइल्स देखकर लोग कुछ अपने फील्ड में कामयाब होते हैं, कुछ हमारे साथ जोड़ते हैं, हमारा बिजनेस भी अपग्रेड होता है, हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। सो दोस्तों, यही मेरी स्टोरी थी। मैं अपने जितने मेरे भाई है, जितनी भी बहनें हैं, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ। मैं हर जगह पर यही मैसेज देती हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ भाइयों को, आपके घर में जो भी लेडीज है, सिस्टर है, बेटी है, उन सब लेडीज को अपने स्टैंड पर कीजिए। उनके जो भी सपने हैं, उनके सपने को मरने मत दीजिए, चाहे वो कम पढ़ी है, चाहे वो ज्यादा पढ़ी है। अगर मेरे पापा ने मुझे स्टैंड पर किया होता, तो मैं इतनी परिस्थितियों में नहीं निकलती, तो मैं इतना मुसीबतों को सामना नहीं करती। सो दोस्तों, कोई पता नहीं जिंदगी में अब कौन सी मुसीबत सामने आ जाए, जैसे मेरी जिंदगी में चैलेंज आए, अगर आपकी बहू बेटी स्टैंड पर होगी, तो वो आसानी से उस चीज को हैंडल कर लेगी। सो दोस्तों, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ रेनेटस बैलेंस अपॉर्चुनिटी का, जिन्होंने मुझे आज 1 घंटे का बोलने का सेशन दिया है। मैं कभी नहीं बोली थी, आज पहली बार बोली हूँ। सो दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ करना, क्योंकि बोलने मुझे हिंदी में बहुत कम बोलना आता है, लेकिन मैंने कोशिश की। सो थैंक यू दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया सेशन आपने लगाया, और वाकई जो आपने बताया है कि वाकई जिंदगी में हमने देखा आपकी लाइफ में बहुत तरह की दिक्कत आई है, बहुत तरह की परेशानी आई है, लेकिन उसको आपने एक योद्धा की तरह डट के उसका मुकाबला किया है, जिसकी वजह से आज मैं अगर बोलूंगा कि आज रेनाडस में सब कुछ बढ़िया हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। तो सभी की तरफ से मैं ये डिमांड चाहता हूं कि आप एक बार हंस के स्माइली चेहरे के साथ विक्ट्री इंटरनेशनल का रेनाडस का हंस के थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल लाकर आप धन्यवाद कीजिए प्लीज। सो सारे सभी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का धन्यवाद तो मैं हमेशा करती रहूंगी। मेरे दिलों सलूट करती हूँ इस कंपनी को, दिलों सलूट करती हूँ अपनी मेंटोरशिप को, क्योंकि जो मैं अपनी उस ABC कंपनी में जब काम करती थी ना, उसमें पैसा तो बहुत कमा रही थी, बट उस पैसे के साथ मैं अपने लिए खुशियां नहीं, अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब पैसा पता नहीं कहाँ जाता था। जो इस कंपनी में रेनाटस वेलनेस में पैसा आता है, मैं अपने लिए भी इन्वेस्ट करती हूँ, अपने आप को अपग्रेड किया, अपने लिए सभी कुछ लेती हूँ। उस कंसेप्ट में अपने लिए सूट तक भी नहीं लेती थी, जूते तक भी नहीं लेती थी, पता नहीं पैसा कहाँ जाता था। जब इस कंपनी में रेनाटस वेलनेस में आकर हम माँ और बेटियां इकट्ठियां एक जगह पर रहने लग गई। इस रेनाटस वेलनेस ने हमें एक इकट्ठे कर दिया, क्योंकि मैं
अब हम माइंड फ्री होकर काम करते हैं और अपने लिए भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, बच्चों को हर एक चीज लेके देती हूँ। मैं अपनी बड़ी बड़ी बेटी को सीबीएसई स्कूल से हटाने का डिसीजन ले लिया था, बट अब मेरी बेटी 11th क्लास में हो चुकी है, वही सीबीएसई स्कूल में पढ़ रही है। सर, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या बात हो सकती है। मैं अपने जो मेरी इच्छा थी, जो मेरे अरमान थे, वो सब पूरे हो रहे। मैं अपने पूरा स्टैंड पर हो चुकी हूँ। अब तो बस मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती हूँ अपने गांव में, गांव वाले लोगों को हिस्ट्री बनाकर दिखाना चाहती हूँ। लोगों को ये तो पता लग गया है, सब लोगों को मैंने मुंह बंद कर दी। राइट ब्रदर एक पहाड़ी पर चढ़कर 2 लकड़ी के अलग-अलग टुकड़े लेकर हवा में उड़ाने लगे थे। लोग उन्होंने कहने लगे, ये लोग पागल है, ये तो हवा में चिड़ियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, मुझे भी लोग पागल कहने लग गए। तो मैं रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक फोन वाले लोगों की जो कॉलिंग आती थी, वो देर रात तक आती थी और लोग मुझे ये राइट ब्रदर्स एक पागल है, ये हवा में चिड़िया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, वो लगे रहे। एकदम उन्होंने उसे लकड़ी को जहाज बनाकर उड़ाया। उन्होंने अपनी पूरे वर्ल्ड में अपनी हिस्ट्री क्रिएट की। सो दोस्तों, ऐसे मैं भी अपनी हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती हूँ और मैं भी अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ। अभी तो मैं सक्सेस की ओर तरफ बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ इससे रेनाटस बैलेंस में आकर, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। थैंक यू जी। ग्रेट सेशन, जबरदस्त सेशन, बहुत शानदार। मेरी सिस्टर ने बहुत शानदार